नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। आज हम 12वीं क्लास का चौथी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर नियोजन और नीति आयोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नियोजन क्या है? देखो, सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो सोच समझ कर और सही दिशा में जो कदम उठाते हैं वो नियोजन के अंतर्गत आता है। अब नियोजन की प्रक्रिया विश्व में कहाँ से शुरू हुई? तो सर्वप्रथम सोवियत रूस ने नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया और भारत ने सोवियत रूस से ही इस प्रक्रिया को ग्रहण किया है। अब देखो, नियोजन की दिशा में भारत का जो इतिहास है, या मान लो नियोजन की दिशा में भारत का जो पहला कदम उठाया गया था वो उठाया गया था 1950 में। तो मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में योजना आयोग का नाम नहीं है, कैबिनेट है अपनी, उसने एक प्रस्ताव पारित करके इसका गठन किया था। इस जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। चाहे उस पद पर जो व्यक्ति बैठे वो ऑटोमेटिक योजना आयोग और नीति आयोग का दोनों का अध्यक्ष बन जाता है। अब भारत में यदि हम नियोजन का इतिहास देखें तो भारत में जो नियोजन की दिशा में पहला कदम उठाया था 1934 में। 1934 में एम विश्वेश्वरैया थे इंजीनियर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनमें इन्होंने भारत में सबसे पहले नियोजन प्रक्रिया को बताया और उन्होंने क्या आशा की कि यदि हम योजना से कोई काम करेंगे तो आगामी 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय हम दुगनी कर सकते हैं। ये पहला कदम था। उसके बाद में 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। फिर एम.एन. रॉय ने अपनी जन योजना दी थी। फिर जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना ये पारित की थी, इसकी योजना बनाई थी, बताया था। ये सभी जो प्रयास है वो भारत में नियोजन की दृष्टि से एक तरह से सार्थक प्रयास रहे हैं। इन सारों की मदद से ही भारत में योजना आयोग अब अस्तित्व में आया। अब हम देखें कि नियोजन की आवश्यकता क्यों है भारत में। भारत में ऐसे कौन से कारण है कि हमें भारत में नियोजन की आवश्यकता है या योजना की आवश्यकता क्या है? तो पहला क्या है, भारत की कमज़ोर आर्थिक स्थिति। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। भारत में उद्योग धंधे कम थे, अंग्रेज यहाँ से सारा सामान लूट के ले गए थे, धन लूट के ले गए थे, आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई। इसलिए हमें नियोजन की विधि अपनानी पड़ी। इसके बाद बेरोजगारी की समस्या, उद्योग धंधे कम होने से क्या हो गए, रोजगार के चांस एकदम कम हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे और बेरोजगारी की वजह से भारत में कई आर्थिक परेशानी, आर्थिक समस्याओं को भारत का सामना करना पड़ा। इसके बाद में आर्थिक व सामाजिक समानताएं देखो, आर्थिक दृष्टि से अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। समाज में भी हमें उच्च वर्गीय निम्न वर्गीय देखने को मिलने लगे। तो ये असमानता भी नियोजन की, इसके लिए भी हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ी। भारत पाक विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। अब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था 1947 में, उस विभाजन के बाद क्या होते कि यहाँ से जो जितने भी लोग गए थे वो अपनी संपत्ति ले गए थे, लेकिन पाकिस्तान से जितने भी लोग गए थे वो अपनी संपत्ति वगैरह वहाँ से लेके नहीं आए थे। अब उन सारों को भारत में बसाना और फिर उनके रोजगार की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सारी भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए भारत को क्या करना पड़ा था कि नियोजन अपनाना पड़ा। पिछड़ापन और धीमा विकास। देखो, उस समय भारत के पास उद्योग धंधे भी नहीं थे, कृषि भी उन्नत अवस्था में नहीं थी, इसलिए अपने देश की जो अर्थव्यवस्था एकदम पिछड़ गई थी और विकास भी अपना क्या था, एकदम धीमी गति से चल रहा था। उसको बढ़ाने के लिए और लास्ट जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। इतनी जनसंख्या को रोजगार देना, उनका विकास करना, उनकी बेरोजगारी दूर करना, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करना, इन सारों के लिए भी भारत में नियोजन की आवश्यकता थी। अब नियोजन के लक्षण क्या होते हैं? एक अच्छे नियोजन के क्या लक्षण होते हैं कि ये एक राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक होता है। अब नियोजन के लक्षण देखो क्या है। सबसे पहले है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अब हमें कोई अलग से संसाधन तो मिलने वाले हैं नहीं कि मान लो अमेरिका, रूस, चाइना, इन्होंने भारत की कोई आवश्यकता कर दी कि आप योजना बना रहे हो तो यहाँ से ले लो, लेंगे तो भी पैसे लगेंगे। तो नियोजन के पहला लक्षण क्या है कि आपके पास जो संसाधन आपके देश में है उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके आपको देश का विकास करना है। दूसरा है औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि। अब अपना जो देश का औद्योगिकरण चल रहा है
अब उसमें हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे कभी लौह इस्पात है, कभी कोयला उद्योग है, इनमें धीरे धीरे वृद्धि करना। इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना, ये भारत में हमने देखा भी है कि भारत है वर्तमान समय में भी देख लो आप कि योजना के कारण भारत है वो इलेक्ट्रॉनिक और संचार की गति से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है लगातार। इसके अलावा जैसे नौकरशाही में पारदर्शिता लाना, ये जो अपना सरकारी तंत्र है, जितने भी अपने सरकार की योजना है, ये सारी योजना है भारत में खुली हुई है। पारदर्शी मतलब हम देख सकते हैं कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी योजना भारत ने शुरू की है। देश के वंचित क्षेत्रों में विकास कर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। अब देखो देश के कई भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं, मान लो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पहले विकास कम हुआ था, तो भारत ने क्या किया था, भारत ने जो वंचित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों का विकास किया और जो क्षेत्रीय असंतुलन थे, जो असमानता थी विकास की दृष्टि से, उनको दूर किया। अब जैसे अपने जैसे एक उदाहरण ले, जैसे झारखंड है, ये देश का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था पहले, लेकिन वहाँ पे मान लो जमशेदपुर में हमने टिस्को वगैरह कंपनी लगाई, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये लगा के हमने क्या किया था, औद्योगिकरण में वृद्धि की थी। और जो क्षेत्र वंचित थे औद्योगिक दृष्टि से, उनमें भी हमने असंतुलन दूर कर दिया। कृषि व पशुपालन का समानांतर विकास। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ चलते हैं। अब इन दोनों को साथ साथ चलने से भारत ने भी क्या किया था अपनी योजना में, जो भी कोई योजना बनाई है कृषि के लिए, उसमें आपको पशुपालन का भी आधार देखने को मिलेगा। मतलब दोनों योजना है वो साथ साथ चली। शिक्षा का आधुनिकीकरण व प्रसार। भारत ने शिक्षा को नवीन टेक्नोलॉजी के अनुसार, नई तकनीक के अनुसार इसका आधुनिकीकरण किया है। जैसे वर्तमान में भी हम देखते हैं डिजिटल जो एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल शिक्षा का कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये भारत ने बहुत प्रसार किया है। अगर हम आज़ादी से लेकर अब अपनी देखें तो अपनी जो साक्षरता दर है वो भी क्या है, बड़ी है। ये साक्षरता दर बढ़ना भी एक तरह से ये मान लो भारत में अच्छे नियोजन का लक्षण हमें दिख रहा है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग। बौद्धिक संपदा का अर्थ है कि हमारे यहाँ जितने भी अच्छे विद्वान हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पहले ये क्या करते थे, विदेशों में चले जाते थे। विदेशी क्या करते थे, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पैसे देते थे। लेकिन वर्तमान समय भारत ने क्या किया था, इनका खुद ही समुचित उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये है भारत में नियोजन के लक्षण और भारत में नियोजन की आवश्यकता। अब हम नियोजन के उद्देश्य और आवश्यकता देखेंगे कि नियोजन का क्या उद्देश्य होता है, अच्छे नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला तो उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियोजन अपनाया गया। मतलब हम अपने देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य क्या है अपने, उनकी पूर्ति हेतु हम नियोजन को अपनाते हैं। अब देखो पहला उद्देश्य क्या है, संसाधनों का समुचित उपयोग और अपव्यय को रोकना। अपने पास जो संसाधन है उनका हम अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया उपयोग करें और उनका अपव्यय रोकें, और उन्हीं संसाधनों से हम अपना अच्छा विकास करें। बेरोजगारी को दूर करना, नियोजन का उद्देश्य है कि अपने देश में जो बेरोजगारी को दूर करना। अब कैसे दूर करेंगे कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है, कोई निजी क्षेत्र है, उनमें हम रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे, जिससे क्या देश की बेरोजगारी दूर होगी। कौशल विकास करना, मतलब नागरिकों में जो कौशल होता है, हर नागरिकों में देखो कोई ना कोई प्रतिभा क्षमता होती है, तो उन कौशल का विकास करना। फिर नागरिकों की जो प्रतिभा है उसको हम जागृत करेंगे और उन्हें नवीन तकनीक के अनुसार नए कौशल देंगे। जैसे भारत में वर्तमान समय में कौशल विकास प्रोग्राम चल रहा है, उसका यही उद्देश्य है कि नागरिकों में जिस क्षेत्र में प्रतिभा है उसी का ही हम नागरिकों को कौशल प्रदान करके उन्हें और कुशल बनाएं। आर्थिक असमानता को कम करना। देश में आर्थिक असमानता है, अपने समाज में भी आर्थिक असमानता है। अमीरी गरीबी के बीच जो खाई है, जो एक भेद है, उस भेद को मिटाना। संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना, मतलब पूरा भारत मान लो एक देश है तो पूरे देश का विकास करना है। अगर भारत का एक क्षेत्र भी पिछड़ गया तो वो क्षेत्र है वहाँ निश्चित ही क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिलेगा। तो जितने भी भारत के प्रांत है, क्षेत्र हैं, उन सब का हमें क्या करना है, संतुलित विकास करना है। इसके अलावा आय में वृद्धि, हमें अपनी आय में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। आय में वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले रोजगार बढ़ाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। जैसे ही रोजगार बढ़ा देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो हमें ये मान लो आप कि राष्ट्रीय आय अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसके अलावा सामाजिक उन्नति, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और समाज की प्रगति होगी। अब देखो हम अपने समाज की उन्नति करेंगे, अब लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो गया, सब लोग मान लो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, अच्छी चिकित्सा हमें मिल गई, अच्छी मान लो ये जो सुविधाएं जितनी भी वो हमें मिल रही है,
तो फिर समाज अपना क्या करेगा, बैकवर्ड नहीं रहेगा, पिछड़ा नहीं रहेगा। अब समाज क्या होगा, प्रगति कर लेंगे। अब है राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना। अपने देश में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करके विदेशों से कम चीज़ें हमें मंगवानी है, जिससे क्या होगा, अपना राष्ट्र वो आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए योजना बनाना। अब देखो, चुनाव से पहले जो सत्ता में दल आ रहा है ना, वो चुनाव से पहले जनता से बहुत सारे वादे करते हैं। अब उन वादों को पूरा कैसे कर सकते हैं, उनके लिए, जनता के लिए हम क्या बनाएंगे, नई नई योजना, और उन योजना के अनुसार ही हम उन वादों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जन कल्याणकारी कार्यों को करने की क्षमताएं भी नियोजन से ही विकसित होती है। जनता के कल्याण के जितने भी कार्य हैं, मान लो कोई चिकित्सालय बना रहे हैं, कोई विद्यालय बना रहे हैं, कोई पार्क बना रहे हैं, ये सारे हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमने उनको अच्छे तरीके से योजना बना के उनका कार्य किया है, तो नियोजन से ही क्या है, ये सारे जन कल्याणकारी कार्य हम पूरे कर सकेंगे और लोगों में क्षमताएं भी विकसित कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, ये थे नियोजन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और भारत में नियोजन के लक्षण। अगले अध्याय में हम नीति आयोग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।